तो देखिए, इस तरीके से हमने क्या किया, एक 3 डायमेंशनल सिस्टम तैयार किया। इस 3 डायमेंशनल सिस्टम में हमने इस लाइन को कहा कि ये हमारे लिए एक्स एक्सिस है, तो ये हमारे लिए वाई एक्सिस है, और ये हमारे लिए जेड एक्सिस है, इस तरीके से। तो अभी जो हम लोगों ने पीछे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जब बात की थी, तो उसको थोड़ा सा जनरलाइज करना पड़ेगा मुझे उसको, और बेटर तरीके से, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। देखो, अगर मेरा वेक्टर यहाँ पर है, अगर मान लो मेरा वेक्टर यहाँ पर है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे कि ये मान लो ए वेक्टर है। तो ये तो एक्स वाई प्लेन में है ना, तो आप इसको कैसे लिखोगे? अगर एक्स वाई प्लेन में है तो इसको क्या लिखोगे? उसका एक्स कंपोनेंट इंटू वाई कैप और प्लस वाई कंपोनेंट इंटू जे कैप, अगर एक्स वाई प्लेन में है। और इस कंडीशन में इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर होगा। और टेन थीटा क्या होगा? तो टेन थीटा अभी आपने क्या कहा था, इसका वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट, ठीक है। और थीटा हम लोगों ने कहा था कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, ये थीटा होता है, अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया था। अब आप आओ कि अगर वेक्टर किसी और प्लेन में है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा वेक्टर वाईजेड प्लेन में हो। भाई इधर भी तो वेक्टर ला सकते हैं ना। जस्ट अ मिनट, हम अपना वेक्टर जो है वो हम इधर भी तो ला सकते हैं यार, वाईजेड प्लेन पे, यानी ऐसे भी तो कोई मेरा वेक्टर हो सकता है। तो अगर मेरा ऐसा कोई वेक्टर है और इसको मैं बी नाम दे दूं, सपोज करो ये बी वेक्टर है, तो आप याद करो, अगर आप इसके कंपोनेंट करोगे और कंपोनेंट करने के लिए इसके टिप पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो जब आप इसके टिप पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो जो ट्रायंगल बनेगा उसमें एक जेड एक्सिस आएगा और एक वाई एक्सिस आएगा। तो हम बी वेक्टर को ऐसे लिखेंगे, इसके अंदर एक वाई कंपोनेंट आएगा तो जे कैप लिखोगे, और इसके अंदर एक जेड कंपोनेंट आएगा तो के कैप लिखोगे, इसको आई और जे नहीं लिख सकते। और ऐसे में फिर इसका मॉड कैसे निकालोगे, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे लाओगे? तो इसका मैग्नीट्यूड भी सेम फॉर्मूले से होगा, स्क्वायर रूट के अंदर बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। और यहां पर टेन थीटा कैसे लाओगे? तो अब की बार जेड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वाई कंपोनेंट। और ये क्या होगा? वाई एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल, जैसे यहां पर एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज है, तो अगर वेक्टर वाईजेड प्लेन पे है तो आपको वाई एक्सिस से जेड एक्सिस की तरफ जाना पड़ेगा, इसको थीटा कहोगे, ठीक है। मतलब जब आपका एक्स और वाई है तो आप जो एंगल लोगे वो फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। अगर वेक्टर वाई जेड प्लेन पे है तो यू विल टेक एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। और ऐसे ही अगर वेक्टर आपका जेड एक्स प्लेन पे है तो यू विल टेक एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस। मतलब कि, ठीक है, मतलब कैसे करोगे? देखो, मान लो अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल लें, यहाँ पर एक और एग्जांपल ले रहे हैं, हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर, हमने कहा कि ये एक वेक्टर है। अब इस वेक्टर को मैं एक नया नाम दूंगा, वेक्टर सी। लेकिन इसको लिखो कैसे, क्योंकि इसमें जेड और एक्स आ रहा ना, तो इसको कुछ ऐसा लिखा जाएगा। मतलब इसको क्या लिखेंगे? सी एक्स आई कैप, और फिर यहाँ सी जेड लिखेंगे, जेड कंपोनेंट आएगा यहाँ पर, प्लेन के अकॉर्डिंग कंपोनेंट होगा। तो इसका मॉड क्या होगा? स्क्वायर रूट सी एक्स स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। और टेन थीटा क्या होगा? ठीक है, तो जब जेड एक्स है तो फ्रॉम जेड एक्सिस, और जिसके साथ आप एंगल ले रहे हो ना वो डिनोमिनेटर में है। याद करो, यहाँ पर टेन थीटा क्या लिखा था आपने? टेन थीटा में ऊपर वाई कंपोनेंट था और नीचे एक्स कंपोनेंट था। तो जिसके साथ आप एंगल ले रहे हो, फ्रॉम एक्स ले रहे हो, तो वो डिनोमिनेटर में है। तो नाउ यू विल टेक एंगल फ्रॉम जेड एक्सिस, तो जेड कंपोनेंट विल बी इन द डिनोमिनेटर, सी जेड विल बी इन द डिनोमिनेटर, cx will be in the numerator, and now this theta will be with positive side of z axis। तो ये कन्वेंशन रहेगा, वेक्टर की डायरेक्शन को बताने में आप इसी कन्वेंशन को फॉलो करेंगे। मैग्नीट्यूड निकालना तो सिंपल है, स्क्वायर रूट ऑफ
दोनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके ऐड कर दो। एंगल भी सिंपल है, tan थीटा रेशियो लेना है। रेशियो में क्या लेना है, अगर if the angle is from x axis, then x component will be in the denominator. If the angle is with y axis, y component will be in the denominator. If it is with z axis, z component will be in the denominator. एंड ये जितने भी एंगल्स हम कैलकुलेट करेंगे वो उन एक्सिस की पॉजिटिव साइड से लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, यानी कि जो थर्ड वेक्टर है उसमें उसके अंदर एंगल थीटा, ये हमारा जेड एक्सिस का पॉजिटिव साइड है, तो इससे आपको एंटी क्लॉकवाइज थीटा दिखाना पड़ेगा। ये एंगल इज ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज थीटा। इस तरीके से आप किसी भी प्लेन में जो वेक्टर होगा, चाहे वो एक्स वाई प्लेन में हो, चाहे वो वाई जेड प्लेन पे हो, और चाहे वो जेड एक्स प्लेन पर हो, किसी भी प्लेन में वेक्टर होगा तो आप उसकी मैग्नीट्यूड को और उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर सकते हो बड़े आसानी से, मतलब सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया यार कि अगर वेक्टर्स हमारे किसी प्लेन में हो ना, वो एक्स वाई प्लेन में हो, वाई जेड प्लेन में हो, चाहे वो जेड एक्स प्लेन में हो। बट अगर वेक्टर मेरा किसी प्लेन में नहीं है, ठीक है ना, वेक्टर मेरा किसी प्लेन में नहीं है, तो हम कहते हैं कि वो हमारा 3 डायमेंशनल वेक्टर होगा। ये सब 2 डायमेंशनल वेक्टर हैं, जितने भी आपने अभी तक स्टडी की है इन सबको हम कहते हैं कि दे आर 2 डायमेंशनल वेक्टर। ठीक है, तो इनका कंसेप्ट क्लियर हो गया। मैं एक एग्जांपल ले लूं फिर आगे बढ़ता हूं। तो एज एग्जांपल आप जल्दी से बताना, एक एग्जांपल ले ले फिर जल्दी से आगे बढ़ेंगे। कोप्लेनर वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, डाउट है। लीनियरली डिपेंडेंट या लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये एक सेपरेट क्वेश्चन है। कोप्लेनर मतलब दे आर इन द सेम प्लेन, but it is not necessary that the vectors which are in the same plane they are dependent. It is not necessary. So the vectors which are in the same plane, they in general they are not dependent on each other. So आर्यन जो क्वेश्चन है आपका डाउट उसके हिसाब से इंडिपेंडेंट होना चाहिए यहाँ पर। चले, आप यहाँ पर एक एग्जांपल लिखो। मान लो हमारे पास एक फोर्स F1 है, ठीक है जी, उसका वैल्यू क्या है 3i कैप और प्लस 3√3 j कैप, और वेक्टर एक F2 है, उसकी वैल्यू क्या है, मान लेते हैं 5k कैप और प्लस 5 डिवाइडेड बाय √3 i कैप। तो क्या मैग्नीट्यूड है और क्या डायरेक्शन है इसका? अगर आपसे पूछा जाए कि F1 का मैग्नीट्यूड क्या है और F1 की डायरेक्शन क्या है, सिमिलरली F2 का क्या मैग्नीट्यूड है और F2 की क्या डायरेक्शन है, तो मैग्नीट्यूड निकालना आसान है। स्क्वायर रूट लगाऊं और जो दो नंबर आपको दिख रहे हैं 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 और 3√3 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 3√3 27, और ये पूरा आंसर आपका 6 हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड तो 6 हो गया। डायरेक्शन के लिए आप tan थीटा लाओगे। tan थीटा में क्या करोगे, y वाला कंपोनेंट और डिवाइडेड बाय x वाला कंपोनेंट, यानी कि 3√3 डिवाइडेड बाय 3, तो इससे आपको 60 डिग्री आएगा। लेकिन ये 60 डिग्री कहाँ होगा, 60 डिग्री कहाँ से, 60 डिग्री पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। अब F2 कैसे दिखाओगे, तो F2 का मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 5 अपॉन √3 का स्क्वायर जो कि 25 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो ये पूरा आंसर आपका 10 बाय √3 आंसर आ जाएगा। इसका भी डायरेक्शन कैसे लाओगे, तो इसके लिए tan, अब हम थीटा की जगह कोई और एंगल मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं, तो 5√3 ऊपर डालेंगे, 5 अपॉन √3 और डिवाइडेड बाय 5, इससे आपको बीटा मिल जाएगा 30 डिग्री। ये 30 डिग्री किसके साथ होगा, तो विथ किसके साथ, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 5 है। 5 क्या है, k कैप यानी कि z एक्सिस, तो दिस इज विथ z एक्सिस। और यहां पर ये 60 था वो किसके साथ था, विथ x
एक्सिस। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि इस तरीके से एंगल बताओगे आप, इस तरीके से आप एंगल बताओगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग मूव करेंगे 3 डायमेंशनल वेक्टर की तरफ। ठीक है, फिर से एक बार मेहनत होगी। ठीक है, वो मेहनत एक बार फिर करनी पड़ेगी हमें, फिर से ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। और आप भी मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक पर इसको बनाएंगे मेरे साथ साथ। ठीक है, आप अपनी नोटबुक पर मेरे साथ साथ इसको रीड्रॉ करें, तो ही आप समझ पाओगे, अगर मेरे साथ साथ चलोगे तो। ठीक है, तो ट्राई करना, अपनी नोटबुक पर बनाइए इसको इस तरीके से। ये आपका लैपटॉप जैसा स्ट्रक्चर नहीं होगा, लैपटॉप स्ट्रक्चर, लैपटॉप स्ट्रक्चर कह सकते हो, इट इज अ लैपटॉप स्ट्रक्चर। देन यहां से इसको कंप्लीट करेंगे और इस तरीके से आप अपना 3 डायमेंशनल फिगर इमेजिन कर सकते हो कि ये 3 डायमेंशनल फिगर हो गया। चलिए, अब इसमें हम एक 3D वेक्टर की बात करेंगे ना, अभी तक 2 डायमेंशनल वेक्टर की बात कर रहे थे, अब हम 3 डायमेंशनल वेक्टर की। तो ये हम आगे लेके जब जाएंगे तो ये हमारे लिए एक्स एक्सिस हो गया एज यूजुअल, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारे लिए जेड एक्सिस हो गया, ये 3 एक्सिस हो गई। अब हमारा 3D वेक्टर कैसे होता है ये देखो। अब 3D वेक्टर वो किसी प्लेन में नहीं होगा, वो किसी प्लेन में नहीं होगा। देखो मैं एक एक करके बनाऊंगा, आप मेरे साथ समझना। अगर मैंने ये वेक्टर बनाया तो ये किस प्लेन में हो गया, एक्स वाई, ये एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है ना, क्योंकि आप इसको थोड़ा सा स्लाइड करके देखो तो ये एक्स वाई प्लेन है, तो ये हमारा 2 डायमेंशनल वेक्टर हो गया। अब अगर मैं वेक्टर को ऐसे बनाऊं, ओरिजिन से स्टार्ट करके यहीं पे रखूं, तो ये भी 2 डायमेंशनल है, ये वाई जेड प्लेन में चला गया। ठीक है, ये वाई जेड प्लेन हो गया। और अगर मैं यहां से स्टार्ट करके ऐसे बनाऊं तो ये भी 2 डायमेंशनल है, ये जेड एक्स प्लेन हो गया। तो अब हम जो वेक्टर बनाएंगे वो किसी प्लेन में नहीं है, वो थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ लिखेंगे ऐसे। तो ये इसको आप दिखाओ कैसे, देखो मैं इसको एक मिनट ऐसे समझाता हूँ। इसको 3 डायमेंशनल वेक्टर को आप कैसे इमेजिन कर सकते हो, आप मेरे साथ साथ समझिएगा। सपोज करो आप ओरिजिन पॉइंट से आए और आप एक्स एक्सिस की तरफ आगे बढ़े, ऑन द एक्स एक्सिस आए। ठीक है, फिर एक्स एक्सिस से हम जेड एक्सिस की तरफ आए, ये एक लेंथ हो गई। और फिर हम जेड एक्सिस से, जो जेड एक्सिस है वहां से वाई एक्सिस के पैरेलल चले गए, पैरेलल टू द वाई एक्सिस, यानी ऐसे करके। ठीक है जी, इस तरीके से इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसको ऐसे बढ़ा दो। तो अब आप डायरेक्शन देखना क्या हुआ, 3 तरीके से हम मूव करें इसमें, 3 तरीके से। और 3 तरीके से मूव करने के बाद अब हमने क्या किया, अपना वेक्टर कंप्लीट कर दिया, हमने ओरिजिन से इस पॉइंट को मिला दिया। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखना बच्चे इसको। ठीक है ना, इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि थोड़ा डायग्राम सही नहीं है, डायग्राम सही कर लें तो पहले। ये वेक्टर हम मिला रहे हैं, थोड़ा सा डायग्राम आपको समझना पड़ेगा, मेरे साथ साथ देखना पड़ेगा। तो ये मेरा ए वेक्टर है, बट ये मेरा ए वेक्टर तैयार कैसे हुआ, यहां तक कैसे पहुंचे, ये पॉइंट, ये जो टिप है ना, टिप ये एयर में है, एयर में यानी फ्री स्पेस में। ये किसी, मतलब आपको, अगर आप कमरे पे देख रहे हो, रूम पे, अगर आप अपने रूम पे हो तो आपका ये रूम का फ्लोर है, ये उस रूम की वॉल है, और ये भी उस वॉल पे है, और ये आपके रूम का किसी कॉर्नर है, कॉर्नर। तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि कॉर्नर से एक एरो, कॉर्नर से एक एरो है जो कमरे के बीचों बीच में है, मतलब उसका टिप पॉइंट जो है वो कमरे के फ्री स्पेस पे है। टिप पॉइंट किसी दीवार पे नहीं है, इट इज नॉट ऑन द वॉल, एंड टिप पॉइंट इज नॉट ऑन द फ्लोर, नॉट ऑन द रूफ, हवा में है वो। तो ये हमारे लिए 3D वेक्टर है। अब जरा ध्यान से देखने वाली चीज है, यहाँ पर ध्यान से देखने वाला पॉइंट है।
ठीक है, ध्यान से कैसे देखने वाला पॉइंट है वो समझो आप। मैंने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने ये डिस्टेंस कवर किया था, ठीक है ना। मैं उसको फिर से कवर करूंगा, तो सबसे पहले ये डिस्टेंस किया था, ये पहला डिस्टेंस था, फिर ये दूसरा डिस्टेंस कवर किया गया था, और फिर ये तीसरा डिस्टेंस कवर किया गया था। 3 तरीके से ये थे। अब इनको जरा अलग से फिर से देखो तो जो पहला डिस्टेंस हमने कवर किया वो एक्स एक्सिस के अलाउंग कवर किया, ठीक है। इसको मैं ए एक्स नाम दे देता हूँ और इसको कहेंगे एक्स कंपोनेंट। दूसरा डिस्टेंस मैंने जेड एक्सिस के अलाउंग कवर किया है इधर, तो जो जेड एक्सिस के अलाउंग डिस्टेंस कवर किया उसको मैं ए जेड नाम दे देता हूँ, ठीक है। यहां तक समझे आप। अब आप देखना यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखेंगे इसको थोड़ा सा ना। मैं कॉर्नर से इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, कॉर्नर से ये वाला पॉइंट। देखो मैं क्या करूंगा, थोड़ी देर के लिए एक फिगर को हटाऊंगा, यहां से थर्ड वाले को हटा देता हूं और वेक्टर को थोड़ी देर के लिए सब हटा दो, थोड़ी देर के लिए सब हटा दो आप। इसको दोबारा बना लेंगे, फिर से बना लेंगे। तो ये लेंथ कितनी हुई बताओ। अगर आपने इस लेंथ को ए एक्स कहा है ना, कि ये लेंथ हमारा ए एक्स है, और जो नंबर 2 है ये इधर देखना यार, ये 1 वाला इधर है और 2 वाला इधर है, और जब आप यहां से टर्न हुए हो तो ये एंगल 90 है। तो मैं इस लेंथ की बात कर रहा हूं, जो यहां से ऐसे मिला रहे हैं हम लोग इसको ऐसे। तो ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ, ये जो लेंथ हम देख रहे हैं ये लेंथ, ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। यहां तक आप अपने आप को कन्विंस करो और बताओ। आर एन ए एक्स प्लस ए जेड नहीं, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ठीक है। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम काम करेगी। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहां तक अगर आप कन्विंस हो, देखना है इसके बाद क्या किया मैंने। तो इसके बाद हमने यहां से ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है ना। अब आप ध्यान रखना, आपको थोड़ा सा फिगर को इमेजिन भी करना पड़ेगा। ये जो वाई एक्सिस आप कह रहे हो ना, वाई एक्सिस, ये एक तरीके से गोइंग टूवर्ड्स रूफ, आप ऐसे मानिए छत की तरफ जा रहे हैं, और ये आपका फ्लोर है। तो अगर आप फ्लोर से स्टार्ट होते हो, अगर आप अपनी फ्लोर से स्टार्ट करके छत की तरफ चलते हो, छत की तरफ ऐसे, और आप एक डिस्टेंस कवर करते हो जिसको आप कहते हो कि ये डिस्टेंस मेरा ए वाई है। बच्चा आप यहां समझते रहिएगा, ये डिस्टेंस मेरा ए वाई है, ठीक है नहीं। तो क्या क्या ये एंगल 90 होगा, जो उसको मैंने अभी ड्रॉ किया है, क्या ये एंगल 90 नहीं कह सकते? क्योंकि जो स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर है, यानी यहां पर ये एक लाइन है फ्लोर पे, दिस इज अ लाइन ऑन द फ्लोर। तो आप करके देख लो, आप फ्लोर पे एक लाइन बनाओ और एक लाइन छत की तरफ बनाओ, क्या ये 90 डिग्री पे नहीं होंगे? पुनीत, अथर्व, सब लोग बताओ भाई, क्योंकि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज। क्या ये 90 डिग्री पे होंगे कि नहीं होंगे? है ना, यहां तक कंफर्म करिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर आपको यहां तक की बात समझ में आ जाएगी, अथर्व, पुनीत, विदिश और ये जो अनुषा है, अदिति, है ना, आप सभी लोग बच्चा कंफर्म करें। आप सबकी जब कंफर्मेशन होगी तो ही आगे बढ़ेंगे। जब सब कुछ आप लोग कंफर्म कर दोगे कि हाँ सर समझ आ रहा है, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, 3 डायमेंशनल वेक्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बताइएगा अदर स्टूडेंट्स। अनुषा, पुनीत, ठीक है। अथर्व, आकर्ष, आप लोग कहाँ हो भाई? अपने अपने रिस्पॉन्स दें मैसेज बॉक्स में। ठीक है बच्चा ना, ठीक है, थैंक यू। देखिए अब आप आओ, तो अब मैंने क्या कहा कि मुझे फाइनली अपना वेक्टर बनाना है। तो मेरा वेक्टर फाइनली कैसे बनेगा वो देखिएगा। मेरा वेक्टर इस कॉर्नर से और इस पॉइंट तक आएगा, ये पॉइंट। अब इसको आप कह सकते हो कि भाई ये आपका ए वेक्टर है,
तो जब ये 90 डिग्री बन रहा है देखो, तो ये जो साइड है जिसको मैं भी हाईलाइट करने जा रहा हूँ, ये साइड और ये साइड और ये तीसरी साइड, जब यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ भी तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, और पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद आप ये कह सकते हो कि जो ए स्क्वायर होगा विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, जो आपके पास यहाँ पर है, इसका स्क्वायर, ये भी एक साइड है, और प्लस ए वाई स्क्वायर बाय द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये कह सकते हो। तो इसको सिंप्लीफाई करके बोल सकते हो कि ए इज स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और प्लस ए जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप एक वेक्टर को का मैग्नीट्यूड 3 डायमेंशन में निकाल सकते हो। इन दिस वे, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ 3 डायमेंशनल वेक्टर। और इस वेक्टर को लिखो कैसे यार, इसकी एक्सप्रेशन कैसे होगी? तो एक्सप्रेशन पे बड़ा ध्यान से, अब बहुत ध्यान से देखिएगा। think as of displacement, think as of displacement, then only you can understand how we are writing the expression for a vector. Your displacement 1 start from the corner and you are moving in x direction by the amount ax, so you will write it ax I cap. और अभी आप कंटिन्यू करोगे, स्टिल यू आर कंटिन्यू, स्टिल यू विल कंटिन्यू टू मूव, सो प्लस, कंटिन्यू मतलब प्लस। नाउ after reaching at this point, you will travel az distance, you will travel az distance in z axis direction, so you will write az k cap. Journey is on, अभी कंटिन्यू करना है मेरे को। now you are traveling ay distance in the y direction, so you will write it ay j cap, and then you reach at this point which is your destination point, tip of the vector, you are at the tip of vector. So this way you can write down a vector. ठीक है, I repeat, think a vector as your displacement vector, and you completed your displacement, your journey was completed in 3 parts. First part, you took a displacement ax in the x direction, then you turned by 90-degree angle towards z axis, there you moved az distance, again you took a 90-degree turn towards y axis, and finally you traveled for a distance of ay. So total displacement can be written as ax I cap plus az k cap plus ay j cap. इसको रीअरेंज कर दें तो रीअरेंज करके ये हो जाएगा ax I cap प्लस ay j cap एंड प्लस az k cap. एंड इस टाइप के वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप ऐसे निकालोगे। ठीक है, एज एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से, एज एग्जांपल, तभी आपको समझ में आएगा। एज एग्जांपल, कोई डाउट आ रहा है किसी को? एक सेकेंड। नहीं आर्यन, अभी ये सिंगल वेक्टर है, अभी यहाँ पर एक ही वेक्टर है, तो कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर वेक्टर तब होते हैं जब वी हैव मोर देन 2 वेक्टर, देन ओनली वी कैन से वेदर दे आर कोप्लेनर और नॉट। currently we have a single vector a, so there is no question about coplanar. देखो एग्जांपल देखो ना, सपोज a vector is written in this format 2i plus 3j and let's say 5k. तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a, ये कैसे निकालेंगे? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है यार, मैग्नीट्यूड ऑफ a चाहिए, हाँ चाहिए, तो स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और प्लस 5 स्क्वायर, ये कर दीजिए आप। तो 25 प्लस 9 34 प्लस 4 विच विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ 40, इसका आंसर हो जाएगा। ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा।
पुनीत, वेरी गुड क्वेश्चन है, ठीक है। दैट टू वेक्टर्स जो 3D हैं, कैन दे बी कोप्लेनर? इसका मैं आंसर देना चाह रहा हूँ, बिल्कुल सारे आंसर दे रहा हूँ, आंसर दूंगा, बट पहले इसको कंप्लीट कर ले। यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 3 डायमेंशनल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। 2 डायमेंशनल वेक्टर आपको बता दिए, तो 2 डायमेंशनल वेक्टर 3 तरीके से हो सकते हैं, एक्स वाई प्लेन पर, वाई जेड प्लेन पर और जेड एक्स प्लेन पर। 3 डायमेंशनल वेक्टर को कैसे देखा जाएगा ये भी बता दिया आपको। अब आपको एक और बात सुननी होगी, एक और बात समझनी होगी यहाँ पर, ठीक है, एक और बात समझनी होगी, बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली देखिए। क्या हम लोग ये एंगल बता सकते हैं? डायग्राम पर नजर रखिएगा। क्या हम ये एंगल बता सकते हैं जिस पर मैं अपना कर्सर मूव कर रहा हूं? क्या ये एंगल मेजर हो सकता है? ध्यान दो, यहाँ पर आपके पास राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री बना है यहाँ पर। तो इफ आई से दैट दिस एंगल इज थीटा एंड वी आर इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, then opposite to this theta angle you have square root of ax square plus az square which will be perpendicular। ठीक है, मैं इस फिगर को अगर अलग से देखूं तो अलग से फिगर देखो क्या है, आपके पास एक इस तरफ लाइन है जो कि स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस az स्क्वायर है। देन हमारे पास एक और लाइन है जो इसके परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ जाइए ऐसे, और वो क्या है? तो वो ए वाई है। और फिर हमारे पास एक और लाइन है जो वेक्टर है ऐसे, ये लाइन, ये आपका ए वेक्टर है। और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 90 डिग्री एंगल बन रहा है और इस एंगल को आप थीटा कह रहे हो, तो उस थीटा के सामने ये जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये उसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो कोसाइन थीटा क्या होगा? यहाँ पर अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसाइन थीटा, तो कोसाइन थीटा डिफाइंड है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के थ्रू। तो बेस इसका क्या है? ए वाई, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि ये वेक्टर ए, ठीक है, ए वाई अपॉन ए। तो ये क्या हो जाएगा? ए वाई डिवाइडेड बाय, और ए की वैल्यू अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस की है कि जो ए है वो स्क्वायर रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर है। अब आप इस पर जरा फोकस करेंगे, ये जो रिलेशन आपने लिखा है, इस रिलेशन में जो थीटा है, मैंने कहा ना कि जब भी आप कोई एंगल की बात करते हो तो आपको बोलना पड़ता है किन के बीच में। तो अब ये थीटा किसके बीच है? किन के बीच का एंगल है ये? थीटा किन के बीच का एंगल है? तो देखो, आप अपने डायग्राम को देखो और फिर देखो, जो थीटा एंगल आपने लिया है ये किसके बीच का एंगल है? तो ये थीटा में एक तरफ तो आपका वेक्टर है और दूसरी तरफ ये जो ए वाई है, इट इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो अगर ये थीटा है तो आप ध्यान देना ये भी थीटा बनेगा, पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी लगाओ, ये भी तो थीटा बन जाएगा। अगर ये थीटा है तो पैरेलल लाइन से ये भी थीटा है। सो आप कह सकते हो कि जो थीटा है वो एंगल हुआ वेक्टर ए का विथ वाई एक्सिस, ए वेक्टर का वाई एक्सिस के साथ एंगल है। और क्या बन रहा फॉर्मूला? cos थीटा इक्वल टू ए वाई डिवाइडेड बाई इतना। यानी कि यहाँ पे जो थीटा आप ले रहे हो, ये थीटा, ये मेजरमेंट है एंगल का बिटवीन वेक्टर एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखना है मुझे? देखिएगा, इसको कैसे याद रखेंगे? ठीक है, थोड़ा सा इसको एलिमिनेट हटाएं, यहाँ से रिमूव करें और उसके बाद देखिए कैसे होगा ये। देखो, इसको जनरलाइज करो, इसको जनरलाइज करो। इफ लेट्स से अल्फा इज एंगल ऑफ वेक्टर ए
जो कैसे लिखा होगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और किसके साथ है, एंगल ऑफ ए विथ क्या, तो विथ एक्स एक्सिस मान लें, ठीक है ना, हम इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस के साथ का एंगल है। तो हमारा एक कन्वेंशन बन रहा ऊपर के डिस्कशन से कि अगर मैं कोसाइन अल्फा लूं, कोसाइन अल्फा, तो यहां समझते हैं कि जब मैंने वाई एक्सिस चूज किया था तो न्यूमरेटर में ए वाई आ रहा है, तो अगर मैं एक्स एक्सिस चूज करूंगा तो न्यूमरेटर में ए एक्स होना चाहिए सिमेट्री के हिसाब से, और डिनोमिनेटर होना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और क्या कर सकते हैं, देखो एक बार और समझा दे, एक बार और समझिएगा। फिर से कि अगर आप जैसे यहाँ पर अल्फाबेट इतना कह रहे हो ना, यहीं पर अगर आप ये कहो, सेम प्लेस पर अगर आप ये कह दो कि नहीं भाई बीटा जो है वो एंगल है, इज एंगल ऑफ वेक्टर ए, जो फिर से वैसे ही लिखा होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और प्लस ए जेड के कैप, लेकिन किसके साथ है, तो मान लो आपकी बार कहा जाए कि विथ जेड एक्सिस है, तो अब आप क्या करोगे, कॉस ऑफ बीटा लिखो, लेकिन अब ऊपर ए जेड होना चाहिए और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम 3 डायमेंशनल वेक्टर का एंगल बताते हैं कि वो कितना एंगल एक्स एक्सिस से होगा, कितना एंगल वाई एक्सिस से होगा और कितना एंगल जेड एक्सिस से होगा। जिस भी एक्सिस से आपको एंगल निकालना है उस एंगल का कोसाइन लोगे, और इक्वल टू के बाद क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर के अंदर वही कंपोनेंट होगा जिस कंपोनेंट के साथ आप एंगल ले रहे हो, यानी कि अगर आप x कंपोनेंट के साथ एंगल ले रहे हो तो न्यूमरेटर में x कंपोनेंट रखोगे, y एक्सिस के साथ एंगल ले रहे हो तो न्यूमरेटर में y कंपोनेंट होगा और डिनोमिनेटर सेम है उसका। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं, देखिएगा। सपोज दैट as example, let's say we have a vector equals to, I put it I cap plus 2j cap plus 3k cap. Question is find modulus of a, which is the magnitude part. This is my first question. And second, cosine of, that is cosine of angle between a vector with x axis, y axis and z axis. तो सोल्यूशन क्या होगा, फर्स्ट पार्ट जब मॉडुलस निकालना है इट इज वेरी सिंपल, स्क्वायर रूट के अंदर देखो यहाँ पर आई कैप के साथ 1 है तो इसका मतलब यहाँ ए एक्स 1 हो गया, ए वाई 2 हो गया और ए जेड 3 हो गया, तो तीनों का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 14। अब अगर आप यहाँ पर कोसाइन ऑफ एंगल किसके किसके बीच में, बिटवीन ए वेक्टर एंड एक्स एक्सिस, अगर आप इस एंगल का कोसाइन लेते हो तो ऊपर की तरफ आपको ए एक्स पुट करना होगा और नीचे वेक्टर का मॉडुलस, तो x क्या है 1 और ये क्या है रूट 14। सिमिलरली अगर आपको ये चाहिए कि व्हाट इज द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर विथ सपोज y एक्सिस, तो आपको ऊपर y कंपोनेंट चाहिए ए वाई और डिवाइडेड बाय मॉड ए करो, तो ए वाई 2 डिवाइडेड बाय रूट 14। एंड सिमिलरली कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर विथ z एक्सिस चाहिए अगर आपको, तो फिर ये a ऑफ z डिवाइडेड बाय मॉड ए होगा, दैट इज 3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 14। और इन तीनों को मैथमेटिक्स की दुनिया में, मैथमेटिक्स की जो दुनिया है उस दुनिया में इनका एक नाम है एंड दे आर कॉल्ड एज डायरेक्शन कोसाइंस मैथमेटिक्स में।
दे आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस, और इनका सिंबल है, एक का एल सिंबल है, एक का एम सिंबल है और एक का एन सिंबल है, एल एम एन, दे आर द सिंबल्स मैथमेटिकली। फिजिक्स में हमें कोई यूज नहीं है इसका, ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता दिया कि इस तरीके से 3 डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, और 3 डायमेंशनल वेक्टर का तीनों एक्सिस के साथ जो एंगल होगा उसके कॉस की वैल्यू, कोसाइन की वैल्यू निकालते हैं कि कोसाइन इतना होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा। ठीक है, ये इस तरीके से होगा। अब जो डाउट है, बिकॉज टाइम ज्यादा नहीं रह गया तो डाउट पे आ जाते हैं जल्दी से। तो डाउट ये था, देखिए पहले तो आप इसको बता दें, प्लेन की जो डेफिनेशन है, प्लेन, ठीक है, तो इसके लिए 2 लाइन्स चाहिए। आप कोई भी 2 लाइन बना दो, कोई भी 2 लाइन, मान लो एक लाइन यहां बना दी और एक लाइन यहां बना दी, तो 2 लाइन्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, they are always coplanar. You can always draw 2 lines on the same surface, and if we do not draw the 2 lines on the same surface, then I can draw a surface with those 2 lines. आपके पास 2 लाइन अगर बन गई तो आप उन 2 लाइनों से एक सरफेस बना दो। A surface, rectangle, a surface, it has always 2 sides. तो कोई भी 2 लाइन बनाओ कहीं पर भी, आप उन 2 लाइनों पर एक सरफेस बना सकते हो ना। यू कैन ड्रॉ अ सरफेस ऑन द 2 लाइन्स। तो 2 लाइन के कोप्लेनर होने का कोई क्वेश्चन नहीं उठता। 2 लाइन्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। ये क्वेश्चन कब उठेगा? 3 से, 3 वेक्टर से उठेगा। तो कैसे उठेगा? मान लो मैंने पहला वेक्टर बना दिया, ठीक है, फर्स्ट वेक्टर ये बना दिया, फिर दूसरा वेक्टर बनाया, जहां मर्जी बनाना बनाओ, 2 वेक्टर बन गए आपके। अब जब 2 वेक्टर बन जाएंगे ना, तब प्रॉब्लम खड़ी होगी, क्योंकि 2 वेक्टर बनने के बाद क्या होगा कि जब आपने 2 वेक्टर्स बना दिए तो इन 2 वेक्टरों को मिला करके आप कोई ना कोई फिगर बना सकते हो। तो 2 वेक्टर मिल करके तो एक प्लेन बन गया, 2 वेक्टर मिला करके एक प्लेन हो गए। तो मान लो ए और बी, तो ये तो प्लेन में आ गए। अब जो तीसरा वेक्टर सी होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है कि वो इस सरफेस पर आए, हो सकता है कि वो इस सरफेस पर ना आए। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। टाइम ओवर हो रहा है, बट इसको मैं अगली क्लास में फिर कंटिन्यू करूंगा कि कोप्लेनर क्या होता है। बट 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे। 2 वेक्टर में कोप्लेनर वर्ड का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। हाँ, अगर आपने 3 वेक्टर की बात करनी है, ठीक है, अगर मीटिंग डिस्कनेक्ट होगी तो फिर नेक्स्ट क्लास कल होगी। बट थर्ड वेक्टर कैन बी ऑन द सेम सरफेस if it is on the same surface on which A and B are, then it is coplanar, else it is non coplanar। ठीक है, सो मीटिंग एंड कर ले बच्चा, अभी अगली क्लासेस में इसको कंटिन्यू करेंगे फिर से यहीं से। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास नहीं, सॉरी, नेक्स्ट मीटिंग में, सॉरी, अभी आपको 5 मिनट्स के बाद, विद इन 5 मिनट आपको आना है।